Dream Edu Point. Develop a passion for learning. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुलिस कांस्टेबल के बैच में। तो मैं गुरपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं ड्रीम एजू पॉइंट पर। तो मैं आपको करवाने वाला हूं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाएं, राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसके टॉपिक को अपने करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैंने जो टॉपिक लिख रखा है वो है जी राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाएं, है ना। तो हम अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश में अनेकों रीति रिवाज हैं, अनेकों प्रथाएं हैं। तो उसी प्रकार से राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान राज्य भी रीति रिवाज प्रथाओं में अपना एक विशेष स्थान रखता है। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने पास में राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाएं हैं और सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर लिख रखा है जी 16 संस्कार। अब 16 संस्कार क्या होते हैं जी? देखो, जो कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य को बहुत ज्यादा संस्कारी बनाने के लिए, मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कहा जाता है कि 16 संस्कार हैं, उनका पालन करना चाहिए। 16 संस्कारों में ही सारी क्या जिंदगी चलती है। यानी कि अब ये 16 संस्कार क्या है? 16 संस्कार जो व्यक्ति का जन्म होता है, बालक के जन्म से पहले से स्टार्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद तक इनका यूज किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहला जो अपने पास में संस्कार है, तो अपने को इनका पहले कर्म भी ध्यान में रखना है और किस संस्कार में क्या होता है उसके बारे में अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो संस्कार है वो है जी गर्भाधान। अब गर्भाधान संस्कार क्या है? इसको मेवाड़ में बात करते हैं। मेवाड़ में इसको गर्भाधान, मेवाड़ में इसको बदरात प्रथा बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं जी? बदरात प्रथा के नाम से इसको जानते हैं। इट मीन्स गर्भाधान क्या है? गर्भाधान में क्या होता है कि उचित समय को देख करके गर्भाधान धारण किया जाता है, शुक्ल पक्ष को देख करके, यानी कि सही समय, उचित ग्रह और उचित मार्गदर्शन के रूप में, यानी कि हिंदुओं का प्रथम संस्कार कहा जाता है इसको गर्भाधान। ओके, तो गर्भाधान में हम जानते हैं कि बदरात प्रथा या इसको बधुरात प्रथा भी कहते हैं। ये मेवाड़ में इसका नाम है जी, मेवाड़ में इसको बधुरात प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रथम संस्कार है जी गर्भाधान। ओके, अब दूसरे में चर्चा करते हैं अपने पुंसवन संस्कार। पहला गर्भाधान है जी, दूसरा है पुंसवन। अब पुंसवन में क्या होता है? पुंसवन संस्कार में क्या होता है? इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए, किसकी जी? पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की आराधना की जाती है, देवताओं की आराधना की जाती है, देवताओं की आराधना की जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये पुंसवन संस्कार में आता है कि गर्भधारण के पश्चात पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की आराधना करना, है ना, तो पूजा अर्चना करना, ये इस संस्कार में आता है। उसके बाद में देखो जी, तीसरा जो संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन। इंपॉर्टेंट है सीमंतोन्नयन, ये भी 16 संस्कारों में से तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जी, जो गर्भवती स्त्री है, गर्भवती जो स्त्री है उसको, ये देखो यहाँ पर एक वर्ड है नयन, सीमंतोन्नयन, है ना। तो गर्भवती स्त्री को बुरी नजर से बचाने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। यानी गर्भवती स्त्री है उसको बुरी नजर से बचाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो बुरी शक्तियां हैं उसको बचाने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। ओके, उसके बाद में आता है जी जात कर्म संस्कार। कौन सा जी? चौथा संस्कार कौन सा है जी? जात कर्म। जात कर्म संस्कार क्या है? तो जैसे कि अपने देख लिया, सीमंतोन्नयन में क्या होता है, जो बुरी नजर से बचाने के लिए या अमंगलकारी जो शक्तियां होती हैं उनसे बचाने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। उसके बाद में आता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में आपने देखो, इसको अपने कह सकते हैं कि घुंटी देते हैं, आपने सुना होगा घुंटी देना, है ना, कुट्टी देना, घुंटी देना, है ना, इस प्रकार का जो संस्कार हो। इसमें क्या होता है, गुड़ और अजवाइन, बालक को गुड़ और अजवाइन गर्म करके
गर्म करके बूंदों के रूप में, कैसे, बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में बालक को पिलाया जाता है। या ऐसे कहते हैं कि गुड़ और अजवाइन को जो घर का मुखिया होता है ना, उसके द्वारा जो बालक होता है, बालक को गुड़ और अजवाइन के को गर्म करके बूंदों के घोल के रूप में उसको पिलाया जाता है। तो ऐसी मान्यता भी है कि जो बुजुर्ग, जो मतलब जो व्यक्ति गोटी देता है उसके जैसा ही बालक बनता है, ऐसी भी मान्यता है ना। तो ये आ गया जी जात क्रम। जात क्रम में क्या होता है जी, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। गुंटी देना भी इसको बोल सकते हैं अपने, गुड़ अजवाइन को गर्म करके बूंदों के रूप में बालक को पिलाया जाता है। घर का जो बड़ा मुखिया होता है या जो कह सकते हैं जो बुजुर्ग माता होती है उसके द्वारा इसको दिया जाता है। ओके, उसके बाद में देखो जी नेक्स्ट जो संस्कार है, 5वां संस्कार है, वो है जी नामकरण। हाँ जी, तो नामकरण क्या है? मनुस्मृति में इसका विशेष अलग से वर्णन है, नामकरण किया जाता है। मैंने देखते हैं ना कि नामकरण किया जाता है ना। मुख्यतः ये जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा, जो ब्राह्मण वर्ग है उनके द्वारा नामकरण को किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो बालक है, बालक का सही से नाम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से नाम देख करके और उस नाम को लिखा जाता है, निर्धारित किया जाता है। सभी का एक प्यारा सा नाम होता है, तो प्यारा सा जो नाम है ना, उस नाम में बहुत बड़ा रहस्य होता है। ब्राह्मणों के द्वारा या जो भी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार नामकरण किया जाता है। ओके, उसके बाद में आता है जी नंबर 6 पर है निष्कर्मण। अब ये निष्कर्मण क्या है भैया? निष्कर्मण के बारे में भी अपने जानने वाले हैं, निष्कर्मण के बारे में अपने जानने वाले हैं। और एक और नामकरण की बात करें तो ये 10वें या 12वें दिन में नामकरण मुख्यतः किया जाता है। ओके, अब देखो निष्कर्मण के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो निष्कर्मण क्या है? लगभग चौथा माह जो होता है बालक के जन्म के चौथे माह के बीच में उसको क्या किया जाता है? घर से बाहर निकाला जाता है। घर से बाहर निकालने का मतलब कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। क्या? सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं निष्कर्मण संस्कार में। तो अबाउट 4 माह के करीब इस संस्कार को किया जाता है, यानी कि बच्चे को बाहर निकाल करके और उसको सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। उसके बाद में देखो है जी अपने पास में अन्नप्राशन। ये कौन सा है जी? 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है? अन्नप्राशन देखो नाम से ही पता चल रहा है, अन्न का मतलब अन्नप्राशन। अन्न का मतलब है कि लगभग बालक जब होता है 6 माह का हो जाता है, बालक जब 6 माह का हो जाता है तो उसको प्रथम बार अन्न का सेवन करवाया जाता है। अन्न का सेवन करवाया जाता है, यानी कि अन्न का भोजन कह सकते हैं, है ना। तो भोजन रूपी जो भी अन्न के दाने हैं उसको बालक के मुंह में डाला जाता है, बालक को अन्न का सेवन करवाया जाता है। तो अपने अभी 7 जो संस्कार हैं उनके बारे में जान चुके हैं। सबसे पहला है जी गर्भाधान। इसको उचित समय देख करके इसको धारण किया जाता है। पुष्पवन में क्या होता है जी? पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की आराधना की जाती है। लगभग 5वें-6वें मंथ में इसको किया जाता है। उसके बाद में सीमंतोनयन है जी। सीमंतोनयन में क्या होता है? गर्भवती स्त्री है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार को किया जाता है। फिर है जी जातकर्म। जातकर्म में क्या होता है जी? गुट्टी दी जाती है, गुड़ और अजवाइन को गर्म करके बूंदों के रूप में बच्चे को दिया जाता है। उसके बाद में आता है जी नामकरण। तो मनुस्मृति के अनुसार कह सकते हैं या अपने जिस प्रकार की मान्यताएं हैं, मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया जाता है? बालक का नामकरण किया जाता है। ये लगभग 10वें और 12वें दिन के बीच में किया जाता है। उसके बाद में आता है जी निष्कर्मण। निष्कर्मण क्या होता है? 4 मंथ के करीब लगभग बालक को बाहर निकाला जाता है। सूर्य और चंद्रमा के इसमें दर्शन बालक को करवाए जाते हैं, यानी कि उसको बाहर निकाला जाता है बालक को। उसके बाद में नंबर 7 पर है अन्नप्राशन। तो लगभग 6 मंथ के करीब बच्चे को पहली बार अन्न का सेवन करवाया जाता है। तो ये है अपने जी 7 संस्कारों के बारे में अपने जान चुके हैं। अभी आगे चलते हैं, इसके आगे वाला कौन सा संस्कार है उसके बारे में भी अपने जानने वाले हैं।
तो चलिए अपने नेक्स्ट जो संस्कार है, 8वां संस्कार है, उसके बारे में जानते हैं। तो 8वां संस्कार है जी चूड़ाकर्म या मुंडन। चूड़ाकर्म या मुंडन, इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है, बालक के जो केश होते हैं, बालक के जो केश होते हैं, उनका मुंडन किया जाता है, उनका मुंडन किया जाता है। इसमें इसको थोड़ा और देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो भी कुल देवता होते हैं, जो भी कुल देवता होते हैं, उनका जो भी मंदिर होता है ना, उस मंदिर में उस बालक को ले जाया जाता है और उनके आशीर्वाद के साथ में या उनके सानिध्य में जो बालक है, बालक के जो केश हैं, उनका मुंडन किया जाता है। तो ये चूड़ाकर्म संस्कार में आता है। चूड़ाकर्म है, इसका दूसरा नाम इसको मुंडन संस्कार के रूप में भी जानते हैं। ओके, उसके बाद में है जी 9वां जो संस्कार है वो है कर्ण वेद या कर्ण भेद, इसको भी कहते हैं। तो कर्ण वेद में क्या होता है, इसमें जो कर्ण का मतलब होता है जी कान। क्या होता है जी? कान। तो जो कर्ण है, कान को भेदा जाता है। यानी कि पहले की अगर बात करें तो जो ज़्यादातर उच्च वर्ग होते थे, उच्च वर्ग में ये प्रथा थी। तो उच्च वर्ग के अनुरूप जो कर्ण थे, यानी कि जो कान होते हैं बालक के, उनको भेदा जाता था। तो वह जो संस्कार है कर्ण वेद या कर्ण भेद के संस्कार से जाना जाता है। उसके बाद में देखो जी 10वां संस्कार है विद्यारंभ, है ना जी, विद्यारंभ। तो जो ये भी बहुत अहम संस्कार है। तो इसमें क्या होता है, जब बालक, इस संस्कार में जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, कितने वर्ष का? 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात बालक को क्या किया जाता है? विद्या लेने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है, या विद्यारंभ कह सकते हैं। विद्यारंभ का उसका समय हो जाता है बालक का। तो ये जो क्या है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के, या जो भी कुल देवता है, जो भी मान्यताएं हैं, है ना, उन मान्यताओं के अनुरूप जो बालक है, जो जिस कुल देवता को मानते हैं या माँ सरस्वती को मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के जो बालक है उसका विद्यारंभ स्टार्ट किया जाता है, विद्यारंभ हो जाता है। तो यह जो संस्कार है, ये 10वां संस्कार है, विद्यारंभ इसमें किया जाता है बालक। इसके बाद का जो संस्कार है जी वो है उपनयन संस्कार। इसका एक नाम और भी है यज्ञोपवीत संस्कार। कौन सा जी? यज्ञोपवीत संस्कार। तो यज्ञोपवीत संस्कार इसका एक नाम और है। यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता है? उपनयन संस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट भी है भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से। उपनयन संस्कार में क्या होता है, तो इसके बारे में अपने जानते हैं। उपनयन संस्कार में कहते हैं कि जो बालक होता है, जो बालक होता है, बालक को जनेऊ आप जानते होंगे, जनेऊ धारण करवाया जाता है। उपनयन संस्कार में बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है। तो ये अलग अलग वर्ग के अनुसार पहले करवाया जाता था। जैसे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का अलग से कार्यकाल होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, उनका अलग अलग समय के अनुसार उसका जो बालक का है, बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है। इसमें जनेऊ धारण में भी ये होता है कि शादी से पहले 3 गांठें, शादी से पहले 3 गांठें और शादी के पश्चात 6 गांठें होती हैं। जनेऊ में क्या होती हैं? शादी से पहले 3 गांठें और शादी के बाद में 6 गांठें होती हैं। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार है, या इसको अपने कह सकते हैं कि विद्यारंभ के बाद में जो उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण करवाया जाता है। तो अब उपनयन संस्कार में क्या होता है? बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है जी वेदारंभ। 12वां जो संस्कार है वो है वेदारंभ। देखो जो भी बालक है, बालक देखो सबसे पहले क्या किया जी, सबसे पहले चूड़ाकर्म हुआ, बालक के केश मुंडन करवाए कुल देवता के समक्ष में जाकर के। फिर कर्णवेद यानी उच्च वर्ग के लोग ज्यादातर, आजकल तो उसके पश्चात तो एक रीत बन गई, तो उच्च वर्ग के लोग पहले ज्यादा कर्णवेद कानों को भेदन करवाया जाता था उनके द्वारा। तो ये कर्ण भेद है। उसके बाद में विद्यारंभ, यानी कि बालक जब 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष के पश्चात विद्या का समय स्टार्ट हो जाता है। तो उचित
मार्गदर्शन के अनुरूप बालक की विद्या को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद में उपनयन संस्कार है, इसका दूसरा नाम यज्ञोपवीत संस्कार है। इसमें क्या किया जाता है जी, बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है। शादी से पहले 3 गांठें होती हैं जनेऊ में और शादी के बाद में 6 गांठें होती हैं, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद में है जी वेदारम। वेदारम का मतलब है इस संस्कार में क्या होता है, इस संस्कार में जो बालक होता है, बालक कहा जाता है कि बालक जब गुरुकुल जाता है तो उनकी जो सबसे प्रथम जो शिक्षा होती है वो वेदों को पढ़ता है। किसको? जो वेद हैं हमारे, वेदों का सर्वप्रथम अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन किया जाता है, तो इसीलिए इसका संस्कार रखा गया। संस्कार में आता है वेदारम, यानी कि वेदारम का मतलब है कि वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना, तो ये वेदारम में आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो संस्कार है जी, 13वां संस्कार है केशांत या गोदान। कौन सा जी? केशांत या गोदान। इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक होता है, जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है, कितना? 16 वर्ष का हो जाता है, या अपने कह सकते हैं किशोरावस्था। कौन सा जी? किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक प्रवेश करता है। किशोरावस्था से आगे जब बालक जाता है, 16 वर्ष की जब आयु हो जाती है, तब उसके क्या हो जाते हैं जी, दाढ़ी मूछ आ जाती है। हाँ जी, दाढ़ी और मूछ आ जाती है ना। तो ये जो है अपने पास में इस संस्कार में क्या किया जाता है, जो बालक की दाढ़ी मूछ है ना, यानी देखो यहाँ पे इसका अर्थ देखो, केशांत यानी केशों का अंत करना। क्या करना जी? केशों का अंत करना। तो केशांत ये जो है 16 वर्ष का जब बालक हो जाता है, 16 वर्ष की आयु के पश्चात दाढ़ी मूछ को या जो उनके जो केश हैं, केशों का अंत करवाना, मुंडवाना, यही क्या है, इस संस्कार में आता है। यानी कि केशांत में क्या किया जाता है कि बालक के जो बाल हैं उनको क्या किया जाता है, कटवाया जाता है। उसके बाद में जो है 14वां संस्कार है वो है, देखो जी, समावर्तन या दीक्षांत। कौन सा जी? समावर्तन या दीक्षांत। अब इस संस्कार को देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जब बालक जब गुरुकुल से पूर्ण शिक्षा हासिल कर लेता है जी, जब पूर्ण शिक्षा हासिल कर लेता है, उसके बाद में दीक्षांत का मतलब होता है जो गुरुकुल है, गुरु दक्षिणा देने के पश्चात वहां से क्या होता है, रवानगी लेता है। यानी कि शिक्षा हासिल करने के बाद में, पूर्ण शिक्षा हासिल करने के बाद में जो बालक है वापस अपने घर लौटता है। तो ये सीमावर्तन या दीक्षांत संस्कार में आता है। पूर्ण शिक्षा के बाद में बालक वापस आता है। उसके बाद में देखो विवाह संस्कार। देखो जी, कौन सा संस्कार है? विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार की बात करते हैं। विवाह संस्कार एक नाम इसका और भी है, वो है पाणी ग्रहण। कौन सा जी? पाणी ग्रहण संस्कार। कौन सा जी? पाणी ग्रहण संस्कार। इसमें क्या होता है, पाणी ग्रहण में होता है कि पाणी ग्रहण का मतलब होता है फेरों में बंध जाना। किसमें? फेरों में बंध जाना। फेरों में बंध जाना। फेरों में बंद जाना, राइट। तो ये जो है पाणी ग्रहण संस्कार है, विवाह संस्कार में ही आता है। विवाह संस्कार और पाणी ग्रहण संस्कार एक ही है, इसका नाम है पाणी ग्रहण। तो इस संस्कार में क्या होता है, जो बालक है अपने कहते हैं कि उसका जो गृहस्थाश्रम है वह स्टार्ट हो जाता है। जो घर की जो दुनिया है वो इस संस्कार में स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। उसके बाद में देखो लास्ट जो संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा जी? अंत्येष्टि संस्कार। देखो ये जो क्या होता है, ये संस्कार क्या होता है, मृत्यु उपरांत इस संस्कार को किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस संस्कार में क्या होता है, जैसे जो व्यक्ति मरा हुआ है, जो व्यक्ति मर चुका है ना, उसके चारों तरफ क्या किया जाता है, जो बालक होता है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का यदि पुत्र है ना, पुत्र के द्वारा एक मटकी ली जाती है। मटकी के द्वारा उसके 3 चक्कर लगाए जाते हैं। 3 चक्कर लगाने के पश्चात मटकी को वहां फोड़ा जाता है और मुखाग्नि दी जाती है। ये जो संस्कार है ना, ये अंत्येष्टि संस्कार इसको बोला जाता है। तो देखिए, अपने इन संस्कारों के बारे में पढ़ा कि जन्म से पूर्व से लेकर
करके व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद तक ये संस्कार चलते हैं। आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ड्रीम एजू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल ऐप्स टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।